शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद हम सबको अंदर तक सोचने पे मजबूर कर दें। क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि जीवन में जो भी नतीजे आ रहे हैं वो आखिर क्यों आ रहे हैं? ये सच में एक बहुत गहरा सवाल है। मतलब क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग कोशिश करते करते पूरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिलती जिसकी वो तलाश कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग बिना किसी बहुत बड़े संघर्ष के बड़ी आसानी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ते जाते हैं। बिल्कुल। क्यों कुछ रिश्तों में एक ही तरह के पैटर्न्स बार बार दोहराए जाते हैं, भले ही कोई व्यक्ति ऐसा बिल्कुल ना चाहता हो? या फिर क्यों कुछ लोग हमेशा स्वास्थ्य समस्याओं से या पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं, चाहे उनकी आय कितनी भी बढ़ जाए, राइट? हाँ, एग्जैक्टली। ये ऐसे सवाल हैं जो इंसान सदियों से पूछता आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि मनोविज्ञान और पुरानी दार्शनिक किताबों दोनों ने इन सभी जटिल सवालों का एक बहुत ही सीधा और एक ही जवाब दिया है, जो कि हमारा अवचेतन मन है ना? बिल्कुल। हमारा अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, आज की हमारी इस गहरी चर्चा का आधार यही विषय है। तो आज हम जिस स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं वो है जोसेफ मर्फी की विश्व प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और साथ ही पावर बुक हब से लिए गए कुछ बहुत ही शानदार और विस्तृत नोट्स। इन दोनों स्रोतों को मिलाने पर जो तस्वीर बनती है वो ये समझाती है कि हमारे जीवन का कंट्रोल असल में कहां से हो रहा है। तो आज की इस गहरी चर्चा का हमारा मिशन ही यही है कि इस कंट्रोल रूम के अंदर झांक कर देखा जाए। ये समझना जरूरी है कि अवचेतन मन असल में काम कैसे करता है और लोग कैसे अनजाने में ही अपनी क्षमताओं के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। सही बात है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस छिपी हुई शक्ति का हम सचेत रूप से मतलब कॉन्शियसली कैसे उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि कोई अदृश्य शक्ति है, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। इस पूरी बात की नींव को समझने के लिए जोसेफ मर्फी ने एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है। जरा दिमाग को एक उपजाऊ बगीचे की तरह सोचकर देखिए। ओके, एक बगीचा। हाँ, और जो हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो उस बगीचे में बोए जाने वाले बीज हैं। प्रकृति का नियम बहुत सीधा है, जैसी खेती होगी वैसी ही फसल कटेगी। हाँ। अगर उस मन के बगीचे में रोज डर, शंका और असुरक्षा के बीज बोए जाएंगे तो परिणाम भी वैसे ही उगेंगे। लेकिन अगर आत्मविश्वास, शांति और प्रचुरता के बीज बोए जाएंगे तो जो फसल उगेगी वो सफलता और सुकून की ही होगी। बिल्कुल सही। यह रूपक सुनने में तो बहुत ही स्पष्ट लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेच है। अगर यह सिर्फ एक बगीचा है तो ऐसा क्यों होता है कि इसमें नकारात्मक विचारों रूपी खरपतवार यानी वीड्स इतनी जल्दी और अपने आप उगाते हैं? हाँ, ये अक्सर देखा जाता है। जबकि सकारात्मक विचारों के बीज बोने और उन्हें बचाने के लिए इंसान को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। यह एक बहुत ही शानदार सवाल है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों के काम करने के तरीके को नहीं समझ पाते, चेतन मन और अवचेतन मन। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हाँ, चेतन मन वो माली है जो बीज चुनता है। यह दिमाग का वो हिस्सा है जो अभी इस चर्चा को सुन रहा है, लॉजिक लगा रहा है, जो सही और गलत का फैसला कर सकता है। और अवचेतन मन? अवचेतन मन वो मिट्टी है जो यह नहीं पूछती कि बीज गुलाब का है या बबूल का। उसका काम सिर्फ उस बीज को पोषण देकर बड़ा करना है, चाहे वो बीज आपके लिए फायदेमंद हो या नुकसानदायक। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवचेतन मन के पास अपना कोई लॉजिक नहीं है, वो चेतन मन की तरह तर्क वितर्क नहीं करता। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर बात बहुत गहरी हो जाती है। शोध बताते हैं कि अवचेतन मन चेतन मन से 1000 गुना अधिक जानकारी प्रोसेस करता है। हमारी सांसें, हमारी धड़कन, हमारी आदतें, यहां तक कि खतरे के प्रति हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन, ये सब अवचेतन मन संभालता है। चेतन मन सबूत मांगता है ना? हाँ, चेतन मन सबूत मांगता है, तर्क मांगता है। लेकिन अवचेतन मन केवल दोहराव यानी रेपिटेशन को समझता है। जो बात इसे बार बार बताई जाती है, ये उसी को ही परम सत्य मान लेता है, चाहे वो बात असल में सच हो या न हो। इसे एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति पहली बार गाड़ी चलाना सीखता है तो उसका चेतन मन पूरी तरह हावी होता है। बिल्कुल, पूरा फोकस रोड पर होता है। हाँ, उसे गियर बदलने, क्लच दबाने और सामने देखने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ महीनों बाद वही व्यक्ति गाड़ी चलाते हुए फोन पर बात भी कर लेता है और गाने भी सुन लेता है। ऐसा लगता है जैसे कोई और गाड़ी चला रहा हो।
क्या यह अवचेतन मन का काम है? ये एकदम सटीक उदाहरण है। शुरुआत में चेतन मन ने जानकारी प्रोसेस की और बार बार दोहराने से वो जानकारी अवचेतन मन में ट्रांसफर हो गई। अब अवचेतन मन ऑटो पायलट पर गाड़ी चला रहा है। वाह! यही बात हमारे विश्वासों पर भी लागू होती है। अगर कोई इंसान बार बार सोचता है कि वो पैसे कमाने में अच्छा नहीं है या उसमें आत्मविश्वास नहीं है, तो शुरुआत में ये सिर्फ एक विचार होता है। लेकिन बार बार दोहराए जाने पर ये गाड़ी चलाने की तरह ही अवचेतन मन की गहरी प्रोग्रामिंग बन जाता है और फिर व्यक्ति के फैसले, उसके रिश्ते और उसके अवसर सब इसी छिपी हुई प्रोग्रामिंग से तय होने लगते हैं। ये तो सच में किसी अदृश्य संचालक की तरह है जो पीछे बैठकर सारे तार खींच रहा है। हाँ। स्रोत में एक और बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आता है कि हमारा अवचेतन मन कभी नहीं सोता। कभी नहीं, ये हमेशा जागता रहता है। जब हम गहरी नींद में होते हैं तब भी यह हमारे दिल की धड़कन, हमारे पाचन तंत्र और शरीर की कोशिकाओं की मरम्मत यानी हीलिंग का काम लगातार स्वचालित रूप से करता रहता है। इसे अगर हम एक बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो ये बात कितनी शक्तिशाली है। जरा गहराई से विचार करें, जब ये अवचेतन मन इतनी जटिल जैविक प्रक्रियाओं को बिना हमारे जागरूकता के संभाल सकता है, तो अगर इसे सही निर्देश दिए जाएं तो क्या ये हमारे जीवन की बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदल सकता? बिल्कुल बदल सकता है। जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब में ऐसी कई वास्तविक केस स्टडीज का जिक्र किया है जहां लोगों ने अपनी क्रॉनिक बीमारियों से रिकवरी पाई। किताब में ऐसे भी उदाहरण हैं जहां दशकों से आर्थिक संघर्ष झेल रहे लोगों ने सिर्फ अपनी आंतरिक बातचीत को बदलकर नए अवसर पैदा कर लिए। ये काफी दिलचस्प है। आधुनिक मनोविज्ञान भी इस सिद्धांत का समर्थन करता है कि हमारी अवचेतन प्रोग्रामिंग हमारे परिणामों को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। लेकिन यहाँ किसी भी तार्किक इंसान के मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये कोई जादू है? अगर कोई इंसान से बैठकर ये सोचने लगे कि वो स्वस्थ हो रहा है या अमीर हो रहा है, तो क्या सिर्फ सोचने भर से चीजें बदल जाएंगी? इसके पीछे का विज्ञान क्या है? इसे जादू समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। इसके पीछे पूरी तरह से न्यूरोसाइंस काम करती है, जिसे किताब में लॉ ऑफ बिलीफ यानी विश्वास का नियम कहा गया है। लॉ ऑफ बिलीफ। हाँ, जब किसी चीज पर गहराई से और भावनात्मक रूप से विश्वास किया जाता है तो दिमाग का एक हिस्सा, जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं, सक्रिय हो जाता है। ओके। मनोविज्ञान की भाषा में इसे कन्फर्मेशन बायस से भी जोड़ा जाता है। दिमाग स्वचालित रूप से उन अवसरों और सूचनाओं पर ध्यान देने लगता है जो उस विश्वास से मेल खाते हैं। कन्फर्मेशन बायस को थोड़ा और सरल भाषा में कैसे समझा जा सकता है? क्या ये उस तरह है जैसे जब हम कोई नई कार खरीदते हैं? हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक नई लाल रंग की कार खरीदी है। कार खरीदने के बाद अचानक उसे सड़क पर हर जगह वही लाल कार दिखने लगती है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हर कोई वही कार चला रहा हो। तो क्या शहर में रातों रात लाल कारें बढ़ गईं? नहीं, वे कारें पहले भी वही थीं, लेकिन उस व्यक्ति के दिमाग के लिए वे महत्वपूर्ण नहीं थीं। जब उसने विश्वास कर लिया कि यह लाल कार उसके लिए अहम है, तो उसके दिमाग ने उन संकेतों को पकड़ना शुरू कर दिया। और यही लॉ ऑफ बिलीफ है। एग्जैक्टली। जब इंसान सचमुच ये विश्वास करने लगता है कि दुनिया में अवसर मौजूद हैं और वो उनके योग्य है, तो उसका अवचेतन मन उसे वो अवसर दिखाने लगता है जो पहले से वहां मौजूद थे, लेकिन उसकी पुरानी प्रोग्रामिंग के कारण अदृश्य थे। ये बात तो समझ में आती है कि हमारा दिमाग हमारे विश्वासों के आधार पर हकीकत को फिल्टर करता है। लेकिन अगर ये मन इतना शक्तिशाली है, तो इंसान खुद के खिलाफ काम करने वाले विश्वास यानी नेगेटिव बिलीफ्स पालता ही क्यों है? कोई भी जानबूझकर तो खुद को असफल या कमजोर नहीं मानना चाहेगा। ये मनोविज्ञान का सबसे संवेदनशील हिस्सा है और स्रोत इसे बहुत अच्छी तरह से समझाता है। ये नकारात्मक धारणाएं इंसान जानबूझकर नहीं चुनता, ये मुख्य रूप से बचपन में बनती हैं। बचपन में हमारे दिमाग का क्रिटिकल फिल्टर पूरी तरह विकसित नहीं होता है। क्रिटिकल फिल्टर मतलब दिमाग का वो पहरेदार जो ये तय करता है कि कौन सी बात अंदर जानी चाहिए और कौन सी नहीं। बिल्कुल। एक वयस्क के पास ये क्रिटिकल फिल्टर होता है। अगर कोई किसी वयस्क से कहे कि तुम बेवकूफ हो, तो वो व्यक्ति इस बात को नकार सकता है। लेकिन एक छोटे बच्चे के पास ये फिल्टर बहुत कमजोर होता है, क्योंकि बच्चा हर बात मान लेता है। हाँ, अगर समाज, माता-पिता, साथी या मीडिया द्वारा किसी बच्चे से बार बार कहा जाए कि तुम औसत हो, गणित तुम्हारे बस की बात नहीं है, या पैसा हमेशा संघर्ष से ही आता है, तो बच्चे का अवचेतन मन बिना किसी सवाल के इन बातों को सच मान लेता है।
वे बातें उस बगीचे में गहराई में जाकर बीज बन जाती हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है। इसका मतलब ये है कि हम में से ज्यादातर लोग आज जो जीवन जी रहे हैं वो शायद उन बातों पर आधारित हैं जो किसी और ने हमारे बचपन में अनजाने में कह दी थीं। हम किसी और की दी हुई स्क्रिप्ट पर अपनी जिंदगी का नाटक खेल रहे हैं, ये जाने बिना कि ये सीमाएं असली नहीं हैं, ये सिर्फ थोपी गई प्रोग्रामिंग है। यही सबसे बड़ा सच है जिसका एहसास ज्यादातर लोगों को जीवन भर नहीं होता। वे वर्तमान धारणाओं को ही अपनी असली पहचान मान लेते हैं। लेकिन इस चर्चा का सबसे आशाजनक पहलू यह है कि इस पुरानी स्क्रिप्ट को फाड़कर एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। प्रोग्रामिंग को सचेत रूप से बदला जा सकता है। तो अब उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा व्यवहारिक है। इस पुरानी प्रोग्रामिंग को बदलकर एक नई हकीकत कैसे बनाई जाए। स्रोत में इसके लिए कुछ बहुत ही शानदार तकनीकें बताई गई हैं। पहली तकनीक जिसका जिक्र है वो है विजुअलाइजेशन, यानी मानसिक रूप से स्पष्ट कल्पना करना। इस पर बास्केटबॉल खिलाड़ियों की एक बहुत ही मशहूर रिसर्च का भी संदर्भ दिया गया है। वो रिसर्च विजुअलाइजेशन की शक्ति को पूरी तरह साबित करती है। उस अध्ययन में बास्केटबॉल खिलाड़ियों को अलग अलग समूह में बांटा गया। एक समूह ने हर दिन कोर्ट पर जाकर शारीरिक रूप से प्रैक्टिस की और दूसरे समूह ने गेंद को छुआ तक नहीं। उन्होंने केवल आंखें बंद करके मानसिक रूप से यानी विजुअलाइजेशन के जरिए परफेक्ट शॉट मारने की कल्पना की। उन्होंने महसूस किया कि गेंद उनके हाथों से छूट रही है और सीधे नेट में जा रही है। और नतीजे क्या थे? जब कुछ हफ्तों बाद नतीजे देखे गए तो मानसिक अभ्यास करने वालों के प्रदर्शन में शारीरिक प्रैक्टिस करने वालों के लगभग बराबर ही सुधार हुआ था। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। क्या हमारा अवचेतन मन वास्तविक शारीरिक अनुभव और केवल दिमाग में की गई कल्पना के बीच फर्क नहीं कर पाता? यही तो इस पूरी मशीनरी का सबसे बड़ा रहस्य है। अवचेतन मन वास्तविकता और स्पष्ट कल्पना के बीच कोई अंतर नहीं कर पाता। जब कोई इंसान अपने दिमाग में किसी लक्ष्य की बहुत ही स्पष्ट, जीवंत और भावनाओं से भरी हुई तस्वीर बनाता है, तो दिमाग के न्यूरल पाथवेज उसी तरह सक्रिय होते हैं जैसे वे असल अनुभव के दौरान होते हैं। मतलब सफल लोग, खिलाड़ी और उद्यमी इसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, जो कल्पना बार बार की जाती है वो अवचेतन मन के लिए एक जानी पहचानी हकीकत बन जाती है और फिर इंसान के एक्शंस उसी कल्पना के अनुरूप होने लगते हैं। स्रोत में एक दूसरी तकनीक का भी जिक्र है जो शायद सबसे आसान लग सकती है, लेकिन उसका असर बहुत गहरा है। स्लीप प्रोग्रामिंग। ये विचार कि सोने से ठीक पहले का समय हमारे दिमाग के लिए एक जादुई खिड़की की तरह होता है। इसे जादुई खिड़की इसलिए कहा जाता है क्योंकि सोने से ठीक पहले जब इंसान आधी नींद और आधे जागरण की स्थिति में होता है, तब दिमाग की तरंगें बदल जाती हैं। इस समय वो क्रिटिकल फिल्टर या पहरेदार जिसकी हमने पहले बात की थी, वो सो जाता है। चेतन मन पूरी तरह शिथिल पड़ जाता है। मतलब उस समय अवचेतन मन का दरवाजा बिना किसी पहरे के खुला होता है। तो अगर इस दौरान सकारात्मक विचारों या एफर्मेशंस को दोहराया जाए, अपने लक्ष्यों की स्पष्ट तस्वीर देखी जाए, तो क्या वे सीधे अवचेतन मन में प्रवेश कर जाते हैं? एकदम सही। और फिर पूरी रात जब इंसान सो रहा होता है, उसका अवचेतन मन उसी जानकारी पर काम कर रहा होता है। 8 घंटे की नींद एक तरह से दिमाग की रीप्रोग्रामिंग का बेहतरीन समय बन जाती है। लगातार ऐसा करने से धीरे धीरे बचपन की पुरानी प्रोग्रामिंग टूटने लगती है। लेकिन अगर दिमाग सोते वक्त इतनी आसानी से बातें मान लेता है, तो इसका मतलब है कि हमारे डरावने विचार भी उतनी ही गहराई से अंदर जाते होंगे। बिल्कुल। सोने से पहले अपनी चिंताओं के बारे में, अपने कर्ज के बारे में या कल की मीटिंग के डर के बारे में सोचता रहे, तो क्या अवचेतन मन उससे भी एक निर्देश मान लेगा? ये एक बहुत ही गंभीर बिंदु है जिससे आगाह रहना बहुत जरूरी है। अवचेतन मन ये तय नहीं करता कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। वो केवल एक आज्ञाकारी सेवक है। अवचेतन मन सकारात्मक विचारों के साथ साथ नकारात्मक विचारों और डर को भी उतनी ही शक्ति से ग्रहण करता है। ये तो खतरनाक हो सकता है। हाँ, अगर रात को सोने से पहले डर के बीज बोए जाएंगे तो अवचेतन मन उसी डर को हकीकत बनाने के रास्ते खोजने लगेगा। स्रोत समझाता है कि डर असल में एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करता है। सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। इसका मतलब है कि जिस चीज का हमें डर होता है, हम अनजाने में कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिससे वो डर सच हो जाए, है ना? बिल्कुल। इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को एक इंटरव्यू में फेल होने का बहुत गहरा डर है और वो लगातार यही सोच रहा है कि वो फेल हो जाएगा। उसका अवचेतन मन इससे ही एक निर्देश मान लेता है। फिर क्या होता है? इंटरव्यू वाले दिन उस डर की वजह से व्यक्ति की बॉडी लैंग्वेज कमजोर हो जाएगी, उसके बात करने का तरीका लड़खड़ाएगा और उसका आत्मविश्वास गिर जाएगा और अंततः असफलता ही हाथ लगेगी।
इसके बाद वो व्यक्ति सोचेगा कि मेरा डर सही था। लेकिन असम में ये उसके अवचेतन मन में बैठे डर नहीं हकीकत में बदला है। ये एक खतरनाक दुष्चक्र बन जाता है। एकदम सही। तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलने के लिए सिर्फ थ्योरी काफी नहीं है, कुछ व्यवहारिक कदम भी उठाने होंगे। स्रोत में 5 बहुत ही स्पष्ट कदम बताए गए हैं जिन्हें कोई भी इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से लागू कर सकता है। पहले कदम पर बात करते हैं, अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को पहचानना। ये पहला कदम सीधे तौर पर माइंडफुलनेस से जुड़ा है। जब तक किसी इंसान को ये नहीं पता होगा कि वो खुद से क्या बात कर रहा है, वो उसे बदल नहीं सकता। किसी भी व्यक्ति को कम से कम एक दिन के लिए अपने आंतरिक विचारों पर एक बाहरी दर्शक की तरह ध्यान देना चाहिए। मन के अंदर चल रही आवाज क्या कह रही है? क्या वो हर चुनौती पे कह रही है कि मैं नहीं कर सकता या ये मेरे बस की बात नहीं है? बिना खुद को जज किए सिर्फ इस आवाज को नोटिस करना है। और जब ये आवाज सुनाई दे जाए तो आता है दूसरा कदम, पॉजिटिव रीफ्रेमिंग, यानी अपनी भाषा को बदलना। हाँ, और ये सिर्फ खुद को झूठा दिलासा देना नहीं है। अगर वो आंतरिक आवाज कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो उसे जबरदस्ती मैं दुनिया जीत सकता हूं में बदलने के बजाय इसे तार्किक रूप से बदलना है। जैसे, मैं शायद अभी ये नहीं कर सकता, लेकिन मैं इसे सीख रहा हूं। बिल्कुल। ये छोटा सा भाषा का बदलाव अवचेतन मन को हार मानने के बजाय रास्ता खोजने का निर्देश देता है। तीसरा कदम क्या है? तीसरा कदम है दैनिक एफर्मेशंस। रोज सुबह वर्तमान काल में अपने बारे में 5 से 10 सकारात्मक वाक्य लिखना। जैसे, मैं मानसिक रूप से शांत और योग्य हूं। लेकिन यहां स्रोत एक बहुत ही जरूरी चेतावनी देता है। वो क्या? इन वाक्यों को सिर्फ एक मशीन की तरह रटना नहीं है। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा समझता है। अगर कोई लिख रहा है कि मैं शांत हूं, लेकिन अंदर से उसे घबराहट हो रही है, तो अवचेतन उस घबराहट को ही सच मानेगा। इसलिए एफर्मेशंस के साथ सच्ची भावना को जोड़ना सबसे जरूरी है। चौथा कदम उसी तकनीक से जुड़ा है जिसकी हमने बास्केटबॉल स्टडी में बात की थी, विजुअलाइजेशन की। रोजाना प्रैक्टिस। हर रात सोने से पहले उस जादुई खिड़की के समय में सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपनी आदर्श जिंदगी की कल्पना करना। ये महसूस करना कि लक्ष्य पूरे होने के बाद कैसा लग रहा है। और 5वां कदम है एक सकारात्मक माहौल, यानी पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाना। हम जो किताबें पढ़ते हैं, जो न्यूज़ देखते हैं, जो पॉडकास्ट सुनते हैं और जिन लोगों के साथ अपना समय बिताते हैं, वे सभी हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग तय करते हैं। मतलब अपनी जानकारी के स्रोत को सोच समझकर चुनना बहुत आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति दिन भर डरावनी खबरें देखेगा और रात को शांति की कल्पना करेगा, तो ये काम नहीं करेगा। बिल्कुल काम नहीं करेगा। अगर इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखा जाए तो एक बहुत ही स्पष्ट श्रृंखला या चेन रिएक्शन दिखाई देती है। विचार बदलने से इंसान की आंतरिक प्रोग्रामिंग बदलती है, प्रोग्रामिंग बदलने से उसके गहरे विश्वास बदलते हैं, और जब विश्वास बदलते हैं तो उसके काम करने का तरीका, उसके फैसले और उसके एक्शंस बदलते हैं। और जब एक्शंस बदलते हैं तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। इस पूरी चर्चा का निचोड़ जोसेफ मर्फी की किताब के एक बहुत ही गहरे वाक्य में है। जिंदगी पहले माइंड में जीती जाती है, रियलिटी बाद में क्रिएट होती है। ये एक ऐसा सच है जो एक बार समझ आ जाए तो व्यक्ति कभी भी अपनी बाहरी परिस्थितियों को दोष नहीं देता, बल्कि अपने मन की दिशा बदल देता है। अब समय आ गया है इस बात पर गहराई से विचार करने का कि इंसान को अपनी जिंदगी का कौन सा पुराना विश्वास आज ही बदल देना चाहिए। और जाते जाते एक बहुत ही गहरा विचार जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है। हमने अभी देखा कि हमारा अवचेतन मन असलियत और कल्पना में कोई फर्क नहीं कर पाता। तो क्या ये संभव है कि आज हम जो जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें हम जो भी सीमा या सफलताएं महसूस कर रहे हैं, वो असल में हमारी ही कल की गई कोई अनजानी कल्पना हो? ये सोचने वाली बात है। अगर कल की बिना सोचे समझी कल्पना आज की ठोस हकीकत बन सकती है, तो आज सचेत रूप से की गई कल्पना आने वाले कल को कितना बदल सकती है? इस विचार पर गंभीरता से सोचिएगा। और अंत में हम पावर बुक हब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे, जहां से आज की इस गहरी चर्चा के बेहतरीन नोट्स और स्रोत लिए गए थे। ऐसी ही शक्तिशाली सोच और किताबों के गहरे ज्ञान से जुड़ने के लिए ये एक बहुत ही शानदार जगह है। विचार करते रहें और अपने अंदर की उस अद्भुत मशीन की शक्ति को पहचानें जो आपकी पूरी दुनिया बदलने का इंतजार कर रही है।